हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 38 रहेगा। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दो सूचियां आपके सामने दी गई हैं, तो जल्दी से आप इनमें से बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं सती प्रथा का उन्मूलन, तो ये किसके समय की बात है? तो ये बात है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय की। ये बेंटिक वही है जिसके टाइम पीरियड के दौरान राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। जब हम बात करते हैं विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो आप कहेंगे 1828 से लेकर 1835 तक रहा। आप ये कह सकते हैं कि इस विलियम बेंटिक के दो कार्यकाल रहे। तो कौन कौन से? तो पहला तो आप मान के चलेंगे 1828 से 1833। ये वो टाइम पीरियड है जब ये यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर रहा था। और जब 1833 का चार्टर अधिनियम लाया गया, तो उसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद खत्म कर दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल पद हमें देखने को मिला। तो ये 1833 से लेकर 1835 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा। ठीक है, तो आप ये कहेंगे ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा। इसी के समय में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और वो कब की बात है? सती प्रथा का उन्मूलन 1829 की बात है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। तो जब हम बात कर रहे होते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय की बात है? तो ये बात है डलहौजी के समय की। डलहौजी डलहौजी जो है वो किसके लिए जाना जाता है? व्यक्तिगत के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो इसी के समय में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब की बात है? 1848-49 की बात है, जब ये युद्ध लड़ा गया। उस समय यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी डलहौजी था। जब हम डलहौजी के बारे में बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो आप कहेंगे 1848 से लेकर 1856 तक रहा था ये डलहौजी। व्यक्तिगत का सिद्धांत लेकर आया था ये डलहौजी। हड़प नीति जिसे हम कहते हैं, ऐसी नीति जिसके तहत ये भारतीय राज्यों को हड़प लिया करता था और अपने साम्राज्यों में मिला लिया करता था। तो जब हम बात कर रहे होते हैं इस डलहौजी के बारे में, इसी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? इसी डलहौजी के समय में हुई थी। 1853 में बॉम्बे से ठाणे से एक जो ट्रैक यानी कि आप कह सकते हैं बॉम्बे से ठाणे के लिए एक पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी इसी के समय में। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी इसी डलहौजी के समय में हुई थी। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में क्या हुआ था? इसमें सिखों की हार हो गई थी और डलहौजी ने फिर घोषणा कर दी थी 1849 में कि अब सिख साम्राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। जब हम आंग्ल सिख युद्धों की बात करते हैं तो टोटल दो युद्ध हुए थे, दो आंग्ल सिख युद्ध हुए। और पहला आंग्ल सिख युद्ध जब बात करते हैं कब की बात है? 1845-46 में। उस समय यहाँ पर कौन था? तो हार्डिंग फर्स्ट का टाइम पीरियड चल रहा था। जब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ तब कौन सा था? डलहौजी का टाइम पीरियड चल रहा था। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु भी ध्यान में रखना है। अब जैसे हम बात कर रहे होते हैं तृतीय मराठा युद्ध के बारे में, आंग्ल मराठा युद्ध, तो टोटल जब हम बात करते हैं अंग्रेजों के मराठाओं के साथ कितने युद्ध हुए थे, तो आप कहेंगे कि इसमें 3 युद्ध हुए थे। और तीसरा जब युद्ध हुआ तब कौन था यहाँ पे? लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड चल रहा था।
तब लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड की बात करें तो ये कब से कब तक रहा, 1813 से 1823 तक रहा था ये हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके समय में ये युद्ध हुआ था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, 1817 से 1819 तक चला। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो मराठा साम्राज्य था उस मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। और उस समय के जो पेशवा हुआ करते थे बाजीराव द्वितीय, तो बाजीराव द्वितीय को पेंशन के आधार पे कहां भेज दिया, उनको भेज दिया था बिठूर में। उनको कहा कि आपको पेंशन मिलती रहेगी सालाना, और कानपुर में एक जगह थी बिठूर, वहां पर भेज दिया गया इनको। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। और जब हम बात कर रहे होते हैं अमृतसर की संधि के बारे में, अमृतसर की संधि किसके समय में हुई थी, तो ये बात है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय की। ये मिंटो फर्स्ट कब से कब तक रहा, 1807 से लेकर 1813 तक रहा। इसी के समय में 1809 में ये संधि हुई थी, अमृतसर की संधि अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुई थी ये। और अंग्रेजों की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो किसने इसमें अहम भूमिका निभाई थी, तो आप क्या बता सकते हैं। तो जैसे सिखों की तरफ से थे महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है जी। तो इस प्रकार तो सिखों की और अंग्रेजों की ये संधि हुई 1809 में। इसमें क्या हुआ था, सिख साम्राज्य पर थोड़े से क्या है अंकुश लग गए एक टाइप से। इसीलिए सिखों की फौज ने कहा था कि आज इसी संधि के साथ महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि वास्तविक रूप से तो इनकी मृत्यु काफी टाइम बाद में हुई थी। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बंधन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आपको कौन सा टिक करना था, A1, B3, C2, D4। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन टिक किया था ना, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने, अति उत्तम। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमिलित नहीं है। जैसे हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका मतलब यह है कि कभी प्राचीन समय में ऐसी सभ्यता विकसित हुई थी जो सिंधु घाटी के आसपास बसी हुई थी। फिर जब खुदाई का काम शुरू होने लगा तो हड़प्पा नामक स्थल सबसे पहले खोजा गया। तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा नाम का एक स्थल, इसी वजह से इसे क्या कह दिया गया, हड़प्पा सभ्यता बोल दिया गया। और जब हम बात करते हैं ये हड़प्पा स्थल सबसे पहले कब खोजा गया था, 1921 में। किसके नेतृत्व में, तो नाम आता है दयाराम बहादुर साहनी, या फिर हम नॉर्मल बोलते हैं दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई का काम शुरू हुआ। और जब बात करते हैं ये वर्तमान में कहाँ है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये हड़प्पा स्थल, तो आप कहेंगे रावी नदी के किनारे। अब जैसे हम बात करते हैं इस सभ्यता के बारे में, बहुत से हमने स्थल खोज लिए धीरे धीरे। 1921 में ये खोजा सबसे पहला, 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई। फिर करते करते बहुत सारे यहाँ पर स्थल खोज लिए गए। उन्हीं में से कुछ 4 स्थानों के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको सुमिलित करना है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है क्या, आप कहेंगे जी हाँ ये तो सुमिलित हो रहा है। तो हमें ये टिक नहीं करना है, क्योंकि हमें वो टिक करना है जो सही सुमिलित नहीं है, यानी कि जो रोंग है वो टिक करना है। बनावली की बात करते हैं तो बनावली भी आपका हरियाणा में है, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं। तो ये क्या है, सुमिलित नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आपको कौन सा टिक करना है, ऑप्शन डी टिक करना है। अब इसमें से कई नाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको हम थोड़ा व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे होते हैं तो इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 13 लाख
वर्ग किलोमीटर में ये कभी सभ्यता फैली हुई थी। तो जैसे हम इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी जो दक्षिणी बिंदु है उनकी अगर बात करें, तो जैसे यहाँ पर ये लिख दिया, ये है आपकी पूर्वी, और ये आपकी पश्चिमी दिशा, और ये है आपकी उत्तरी दिशा, और ये है दक्षिणी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल अगर हम देखें तो क्या नाम है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। तो ये कहाँ है? तो आप कहेंगे ये है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, मेरठ जिला, यूपी। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये? हिंडन नदी। तो हिंडन नदी के किनारे मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आलमगीरपुर स्थान है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है। ठीक है। एक नाम आपने सुना होगा आलमगीर। आलमगीर जो है वो औरंगजेब को कहा जाता था, लेकिन ये आलमगीरपुर है, ये जगह का नाम है। तो ये तो हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर, जैसे कि आपसे ऑप्शन ए में दिया गया था। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ना। तो जब हम बात करते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो उसका नाम क्या है? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर। और ये वर्तमान में कहाँ है? तो आप कहेंगे ये बलूचिस्तान प्रांत में है। बलूचिस्तान प्रांत कहाँ है? तो ये तो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतकांगेडोर है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और बलूचिस्तान की भी बात की जाए तो कौन से क्षेत्र में पड़ेगा ये? तो दक्षिणी बलूचिस्तान में है ये, दक्षिणी बलूचिस्तान। और जब ये पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी का नाम आएगा दाश्त नदी। दाश्त या फिर दाश्त भी लिखा होता है कई बार। तो ये तो हुआ पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बारे में। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है। तो नाम आता है मांडा। और ये मांडा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे? तो हिंडन, सॉरी, उसका नाम आता है, इसको एक बार रब कर देते हैं, एक सेकंड, चलिए जी। अब जैसे हम बात करते हैं कौन सी नदी के किनारे है ये? चेनाब नदी। चेनाब नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? इसे अश्किनी के नाम से जाना जाता था। तो अब हम दक्षिणी बिंदु जानने का प्रयास करेंगे। तो ये कौन सा रहेगा? दायमाबाद, या कभी कभी आपने पढ़ा होगा दैमाबाद। तो इसमें क्या है, आपको गलत नहीं करना है। तो दैमाबाद जो है वो आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और कौन सी नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है ये दायमाबाद। और जैसे हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन से में पड़ेगा, यानी कि स्टेट की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद क्षेत्र के आसपास में। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, और यहां से आप सुमिलित कर सकते थे इसको अच्छे ढंग से, है ना। तो चलिए जी, बहुत ही बढ़िया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किन की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने, जब हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था। तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो नाम आता है गाजी तुगलक। उसके बाद में उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। फिर उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई ये फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। इसका टाइम पीरियड 1351 से लेकर 1388 तक के आसपास का बताया जाता है। और कहा जाता है कि इस फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे विभागों की स्थापना की। जैसे एक विभाग का नाम है दीवान ए खैरात। खैरात का मतलब आप समझ रहे होंगे, नॉर्मल आम भाषा में बोला जाता है ना कि ये कोई खैरात में मिली हुई वस्तु थोड़ी है, यानी कि दान में मिली हुई चीज थोड़ी है। तो ये दान विभाग था, जिसे नाम क्या दिया? दीवान ए खैरात। तो दीवान विभाग की स्थापना की। दीवान ए बंदगान, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है बंदी, बंदी विभाग की स्थापना की, स्पेशली बंदियों को रखने के लिए, बंदियों की व्यवस्था करने के लिए।
कहा जाता है कि लाखों की संख्या में फिरोज शाह तुगलक के पास बंदी हुआ करते थे। दारुल सफा की बात करें तो दारुल सफा क्या है, तो ये चिकित्सा से संबंधित एक अस्पताल टाइप का विभाग सा बनाया था इन्होंने, ठीक है, चिकित्सा से संबंधित। और जब हम बात करते होते हैं, ये 3 हो गए मान के चलो। अगर आपको रोजगार कार्यालय के बारे में नहीं पता है तो ये 3 तो बनाए ही बनाए थे। तो 1 2 3, तो इसमें क्या है, 1 2 3 तो है ही नहीं, तो 1 2 3 जिसमें भी लिखा हुआ है उसके साथ 4 भी लिखा हुआ है, तो यानी कि आपको डी ऑप्शन टिक करना था। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया है डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। और इस फिरोज शाह तुगलक जो है, इसके बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण, ठीक है, बहुत ज्यादा। और जब बात करते हैं, बहुत शहरों का भी निर्माण करवाया, कई शहरों का निर्माण करवाया था। शहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। इस फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर कहें तो कौन कौन से शहर बसाए थे, एक नाम आता है हिसार, जिसे हिसार ए फिरोजा कहा जाता था। वर्तमान में इसका नाम बदलकर हिसार कर दिया गया। और फिर क्या है, ये हिसार हरियाणा का एक जिला है। जब आप हरियाणा में जाएंगे ना, तो हिसार के पास में एक डिस्ट्रिक्ट और पड़ता है जिसका नाम है फतेहाबाद, जिसे हरियाणा की गुलाबी नगरी कहा जाता है। इस फतेहाबाद को भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था, अपने बेटे फतेह खां के नाम पर। एक यूपी में जगह पड़ती है जौनपुर, इस जौनपुर को भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया अपने भाई जोना खां के नाम पर। और जोना खां तो आपको पता है किसको बोलते थे, मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते थे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जोना खां था। तो उसी मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन के नाम को ध्यान में रखते हुए फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया। फिर जब आप दिल्ली एनसीआर में जाएंगे तो दिल्ली एनसीआर में भी क्या है, कई एरिया पड़ते हैं, जैसे कि फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद भी इसी ने बसाया। और वहां पे एक जगह पड़ती है फिरोज शाह कोटला दुर्ग, फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण भी इसी के समय में हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और ये फिरोज शाह तुगलक खुद एक अच्छा राइटर भी था। इसने एक रचना लिखी जिसका नाम क्या था, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, जिन्होंने लिखा है अति उत्तम। हालांकि इसके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था, जियाउद्दीन बर्नी। उस जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी रचना लिखी थी, उसका नाम आता है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। ये किसने लिखी थी, तो नाम आता है जियाउद्दीन बर्नी, तो इसके दरबार में भी था। हालांकि जियाउद्दीन बर्नी ने इसके यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शुरुआती दौर के 6 सालों के बारे में वर्णन किया है। उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी बताया है, और उससे पहले संस्थापक जो थे इस तुगलक वंश के, उनके बारे में भी बताया है, ठीक है। तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में बातें थी। इन्होंने 4 विभाग बनाए, रोजगार कार्यालय यानी कि पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। और जब बात कर रहे होते हैं निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। फिरोज शाह मेहता की जब हम बात कर रहे होते हैं, ये 1845 में जन्मे थे और इनकी मृत्यु 1915 में हुई थी, उस साल जिस साल महात्मा गांधी भारत में दक्षिणी अफ्रीका से लौटे थे, उसी साल इनकी मृत्यु हुई थी 5 नवंबर को, ठीक है, 5 नवंबर को इनकी मृत्यु हुई। जब इनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो ये एक अच्छे वकील भी थे, अच्छे राजनेता भी थे। और एक अखबार का नाम आपने जरूर सुना होगा, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल के ये संपादक भी थे, बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक। जब ही हम बात करते हैं इस बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार की, तो ये कौन सी भाषा में छपा करता था, तो ये अंग्रेजी अखबार था, अंग्रेजी अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक रहे थे ये, ठीक है। और इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इनको नाइट की उपाधि मिली थी, नाइट,
नाइट की उपाधि मिली, और ये उपाधि इनको कब मिली थी? 1904 में। और इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? तो वो 1913 की बात है, यानी कि इनकी मृत्यु से 2 साल पहले इन्होंने ये काम किया। और जब हम बात कर रहे होते हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जिन्होंने लिखा होगा ना 1890, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छठा अधिवेशन हो रहा था। इस छठे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने, ठीक है। और 1911 में उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी योगदान दिया था, ठीक है। और जो भारतीय द्वारा वित्त पोषित था, और भारतीय जो हमारी एक कम्युनिटी थी उस समय, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय जो भी भारतीय लोग थे उनके द्वारा ये नियंत्रित किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। 1886 में फिरोज शाह मेहता मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी सदस्य मनोनीत किए गए थे। अब जैसे हम बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो ये कोलकाता अधिवेशन 1896 में हुआ था, उस 1896 के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है, इसका नाम आता है रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी के अध्यक्षता में 1896 का कोलकाता अधिवेशन संपन्न हुआ। और यही है ना वो 1896 का कोलकाता अधिवेशन जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। और जब हम 1906 के कोलकाता अधिवेशन की बात कर रहे होते हैं, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? तो नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में ये चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि कोलकाता में हुआ था 1886 में, उसमें भी अध्यक्षता की थी। 1906 में भी अध्यक्षता की, वो भी कोलकाता में हुआ था। 1886 का अधिवेशन वो भी कोलकाता में हुआ था। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में भी बातें ध्यान रखनी है। और फिर जब हम बात कर रहे होते हैं इनके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि 1917 का कोलकाता अधिवेशन, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। इनसे पहले कोई भी महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष नहीं बनी थी, तो ये पहली महिला अध्यक्ष थी। तो जब पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो नाम लिख देना एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, और 1893 में ये भारत में आई, भारतीय दर्शन को बेहतरीन तरीके से समझा और उसका प्रचार प्रसार भी किया। और ये फिर वाराणसी में ही रहने लगी। इन्होंने कहा कि मेरी कर्म भूमि भारत ही है। और फिर इन्होंने क्या किया था, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था मद्रास से। 1917 में इन्हें मौका मिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने का। तो ये है पहली महिला अध्यक्ष। अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो नाम आता है सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली सरोजनी नायडू, जिन्हें हम भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो जल्दी से आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सी सूचियां, यानी कि कौन से लेखकों ने कौन सी रचनाएं लिखी है। जब हम बात कर रहे होते हैं इनके बारे में, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? हकाइक ए हिंदी। तो बिल्कुल ठीक लिखा है। जब हम बात कर रहे होते हैं बैलक अल कबाइकी के बारे में, बैलक अल कबाइकी ने रचना जो लिखी है उसका नाम है कुंजुल तिजार। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में कहा जाए तो कौन सी रचना लिखी है? तारिक ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी वही है जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहा करता था। फिरोज शाह तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था। इस तीसरे सुल्तान के पहले 6 सालों के शासनकाल के बारे में वर्णन किया है
जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी इस पुस्तक में। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल एक रचना लिखी थी इस जियाउद्दीन बर्नी ने, और भी रचनाओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, जैसे एक का नाम आता है सलवट ए कबीर, सलवट ए कबीर, और एक का नाम आता है तारीख ए बरमाकी। तारीख ए बरमाकी किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने। और एक का नाम आता है लुबतुल तारीख, ये भी रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई। और एक नाम आता है मासीर सआदत, ये रचना भी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित है। और एक रचना और लिख लीजिए इनायतनामा ए इलाही, ये रचना भी किसके द्वारा लिखित है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, इतनी आपके लिए काफी हैं। तो जब हम बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो ने कौन सी रचना लिखी थी? तुगलकनामा। और ये जो अमीर खुसरो है इसके द्वारा और भी रचनाएं लिखी गई थी, जैसे नाम आता है आशिका। और एक जो बड़ी फेमस थी, अभी थोड़े ही दिन पहले एक एग्जाम हुआ था यूपी में, तो उसमें पूछा गया था खजाइन उल फुतू। तो खजाइन उल फुतू जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने लगभग 8 सुल्तानों के यहाँ पर कार्य किया था। ठीक है, तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो की अग्रगामी भूमिका रही थी। और जब हम बात करते हैं अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तो इसे तूती ए हिंद कहा जाता है, तूती ए हिंद, या फिर हिंद का तोता। ठीक है, तो जब बात करते हैं इस अमीर खुसरो के बारे में, और तो कहा जाता है कि अमीर खुसरो को बड़ा गुमान था इस बात का कि इनको हिंदी आती है। इनसे जब भी कोई बात पूछता था तो ये कहते थे अगर पूछना है तो हिंदवी में पूछो। तो फारसी और भारतीय भाषा हिंदी का इन्होंने क्या है, एक सम्मिश्रण किया था। इसी प्रकार से नई फारसी काव्य शैली, जिसे हम क्या बोलते हैं, सबक ए हिंदी, और एक शैली थी जिसे हम बोलते हैं हिंदुस्तानी शैली। हिंदुस्तानी शैली और सबक ए हिंदी शैली के ये जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। वह पहले भारतीय जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो टिक करना है आपको, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश संसद की जब बात करते हैं ना, तो उसके भी हमारी ही तरह, हमारे भारत में जो संसद है उसी की तरह 2 सदन है। और वो 2 कौन से हैं? एक तो है उच्च सदन, और दूसरा सदन जिसे हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन। हमारे भारत में उच्च सदन को क्या बोला जाता है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। और हमारे यहाँ निम्न सदन को क्या बोला जाता है? लोकसभा। ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश की जो संसद है वहां पर भी 2 सदन थे। जिस तरह हमारे यहाँ राज्यसभा है, उसी प्रकार वहां पर क्या है, वहां पर है, जैसे हम बात करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, और दूसरी का नाम क्या है? हाउस ऑफ कॉमन। तो इस प्रकार उनके भी वहां पर 2 सदन है। हाउस ऑफ कॉमन जो है ना, वो वहां का निम्नतम सदन है। और जिन्होंने इसमें टिक किया होगा ना, दादा भाई नौरोजी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। दादा भाई नौरोजी ही वो व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश संसद का सदस्य निर्वाचित किया गया था। और ब्रिटिश संसद की कौन सी सदन में? तो हाउस ऑफ कॉमन में उनको निर्वाचित किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सी पार्टी से खड़े हुए थे? तो उदारवादी पार्टी की तरफ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये जीत गए, और ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन में इन्हें चुना गया था। जब हम दादा भाई नौरोजी के बारे में और बातें कर लेते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
और इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1901 के आसपास, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारे भारत से धन संपदा लेकर चले जा रहे हैं, वहां पर वो अपना औद्योगिकरण का विकास कर रहे हैं और भारत में गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही। तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का आर्थिक दोहन इतना ज्यादा हुआ, किस प्रकार से हुआ वो सब वर्णन किया है दादा भाई नौरोजी ने अपनी इस पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन आया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने की बात चल रही थी। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, तो उस 1886 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी इन्होंने, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, ठीक है ना दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है, तो इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट बता देंगे। जब इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया, तो उस समय वहां का शासक कौन था? जिन्होंने लिखा होगा ना लक्ष्मण सेन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया है। जब हम बात कर रहे होते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद गोरी के कुल 4 गुलाम थे, ठीक है। एक का नाम जो बड़ा फेमस रहा उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और एक का नाम था ये, और 2 इसके साथ में और थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो क्या किया था, गुलाम वंश की नींव रख दी थी, गुलाम वंश। और ये इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी बिहार की तरफ चला गया था। वहां पर जब ये गया तो सेन वंश का राज चल रहा था, और सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठे हुए थे। और उसी समय इस इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। जब हम इस सेन राजवंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक में किसका नाम आता है, सामंत सेन का नाम आता है। और इस सेन राजवंश में कई मुख्य राजा हुए थे, जैसे हम बात करते हैं बल्लाल सेन के बारे में, लक्ष्मण सेन, विजय सेन, ये सभी इसके राजा हुए जो बड़े प्रसिद्ध रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखनी है। उन्होंने ओडिशा, बिहार और संभवतः वाराणसी को शामिल करने के लिए अपनी एक इस साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये गलती नहीं करनी। चलो जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम इसको बेहतरीन तरीके से और विस्तार से जानेंगे। तो आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।